नमस्ते बच्चों। बीए पार्ट थर्ड ईयर हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। आधुनिक काल में खड़ी बोली का विकास, खड़ी बोली किस तरह साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ी और किस तरह धीरे धीरे उसका विकास हुआ, ये हम आधुनिक काल में पढ़ रहे थे। बात हम कर रहे थे इसके साथ साथ निबंध की, उपन्यास की और नाटक की। ये जो सारी विधाएं हैं ये गद्य की विधाएं हैं और ये विधाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में काफ़ी फली फूली और इनमें काफ़ी विकास हुआ। धीरे धीरे निबंध जब विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में लगाए जाने लगे तो उच्च कोटि के निबंध लिखे जाने लगे, जिनमें मैंने पहले भी आपको बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र आदि लेखक का नाम काफ़ी सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। निबंधों की ये परंपरा जब चली तो धीरे धीरे निबंध से आगे बढ़कर एक और विकास, जिसको हम कहें या ये कहें कि आधुनिक काल में पद्य का विकास भी पूरी समृद्धि के साथ, संपन्नता के साथ आगे बढ़ा। आधुनिक काल में हम ये नहीं कह सकते कि कविता का विकास आधुनिक काल में ही हुआ या कविता आधुनिक काल में ही लिखी गई। ऐसा कहना एक तरह से बेईमानी होगा, क्योंकि आदि काल में भी काव्य रचना सबसे पहले हुई और भक्ति काल में इसका आकर एक तरह से स्वर्ण युग हम भक्ति काल को कहते हैं, क्योंकि कबीर, मीरा, सूर, रहीम, तुलसी आदि कवि जिन्होंने साहित्य को एक ऐसे मुकाम पर लाकर पहुंचाया जहां पर हर व्यक्ति उससे कोई न कोई प्रेरणा, कोई न कोई आदर्श ग्रहण करके अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो आधुनिक काल में कविता की रचना हुई या आधुनिक काल में ही पद्य का विकास हुआ, ऐसा हम नहीं कह सकते। आधुनिक काल में पद्य परिष्कृत हो गया जिस तरह से गद्य हुआ। तो जब ये परंपरा चली तो हम उसको आधुनिक काल की शुरुआत हम 1900 से मानते हैं। 1900 से आज तक जो भी कुछ लिखा जा रहा है वो सब आधुनिक काल में आता है। तो 1900 से 1925 तक हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो पुराने कवि थे, रीतिकाल के कवि, और उन्होंने काव्य रचना जो की थी उसके बाद धीरे धीरे इनसे प्रेरणा लेकर, या ये कह दें कि ये जो रीतिकाल और भक्ति काल में जो भजनों का परंपरा, जो राजवंश के ऐतिहासिक, जैसे पृथ्वीराज रासो लिखा गया, चंद बरदाई ने लिखा, तो राजाओं के चरित काव्य, तो इस तरह से ये जो पुरानी परंपरा थी, ब्रजभाषा काव्य की परंपरा, गुजरात से लेकर बिहार, कुमायूं से लेकर गढ़वाल, दक्षिण भारत तक ये बराबर चलती रही। तो इस तरह हम ये कहें कि जो गढ़वाल है, गढ़वाल क्षेत्र जो है, गढ़ राजवंश, जिसमें गढ़वाल के जो राजाओं का वर्णन है उनका वर्णन 2 चौपाइयों में इनमें किया गया है। तो कविता पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि कविता आधुनिक काल में ही आई। कविता का रूप परिष्कृत हुआ। अब आधुनिक काल में भी हम कविता को एक ढंग से लिखते रहे या एक ढंग से कविता को लिखा गया, ऐसा भी नहीं हुआ। कविता भक्ति काल, रीतिकाल से चलकर आधुनिक काल तक आई। तो मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि मानवीकरण अलंकार को छायावाद की देन माना जाता है, लेकिन मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है कि मानवीकरण अलंकार छायावाद का नई देन नहीं है। ये कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में उसका प्रयोग किया जाने लगा। बाकी मानवीकरण अलंकार हमें वैदिक युग से ही देखने को मिलता है। तो जो आधुनिक काल में कविता रचना थी, उस कविता में छायावाद, छाया आप सब समझते हैं छाया का मतलब क्या होता है। छायावाद की जो है उसकी छाया की प्रतीति होना उस प्रकृति में जो हमें दिखाई देती है। आज विज्ञान ने नए नए रिसर्च कर लिए हैं और विज्ञान ये कहता है कि वो ईश्वर
जिसको हम एक व्यक्ति मानते थे पहले तक कि कोई है जो इस पूरी सत्ता का संचालन कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो आज भी हमारे वेद भी कहते हैं कि वो नेति नेति, उसको अनंत है, उसको कहा नहीं जा सकता, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और कबीर ने भी यही कहा कि उसका जो अनुभव है वो गूंगे के गुड़ खाने जैसा है। जैसा गूंगा व्यक्ति गुड़ खा लेता है पर उसमें स्वाद कैसा है उसको वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता, उसका आनंद उठा सकता है। तो ईश्वर की जो प्रतीति है वो भी ऐसी ही है कि हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो जो छायावाद आया, जो छायावाद काव्य धारा आई, वो काव्य धारा कि ये जो प्रकृति है जो हमें हमारे आसपास दिखाई दे रही है, अगर हम उसका गहन अध्ययन करें, हम उसको गहराई से देखें, तो हमें लगेगा कि हर फूल का रंग अलग है, हर पत्ती का रंग अलग है, कुछ कम हरा, कुछ ज़्यादा हरा, कुछ फीका, कुछ गहरा, किसमें लाइनें हैं, किसी में नहीं है, कोई प्लेन पत्ती है, कोई खुरदरी है, कोई तीखी है, कोई चौकोर है, सब अलग है। तो इतना ज़्यादा प्रकृति की विभिन्नता एक इंसान के लिए ये काम करना संभव नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि इस प्रकृति में इतनी सुंदरता भरी हुई है, इतना इसमें सौंदर्य, या जिसको कह सकते हैं कि इतनी शांति भी इसमें है, जब हम उसको खोजते हैं, तो छायावादी कवियों ने जब इस भरे हुए आसमान को तारों से जगमगाते हुए देखा, तो उसके मन में एक नई नई कल्पनाएं, नई नई उपमाएं हिलोरे खाने लगी। इसलिए कहा गया कि छायावाद में मानवीकरण अलंकार बहुत एक तरह से कि प्रकट होकर आया, कि जो उसको नायिका का रूप दे दिया गया, जो संध्या है उसको नायिका का रूप दे दिया गया, तारों को उसकी साड़ी के सितारों का रूप दे दिया गया। तो ये कवि की कल्पना है। अब कवि की कल्पना तो वहाँ जा सकती है जहाँ तक सूर्य नहीं जाता, कहते भी हैं। तो छायावाद आया। छायावाद आधुनिक काल का ही एक प्रकार या एक वाद। तो छायावाद में आपको जयशंकर प्रसाद है, निराला है, सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा है। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभकार कवि हम कहते हैं। छायावाद के साथ साथ अब छायावाद क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका विषय क्या है, ये सब हम जब एक एक कवि हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँगी कि किस तरह हर कवि की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक भाषा है, अपनी एक व्यक्तिगत पहचान है, एक सोच है। और कोई भी व्यक्ति जब कोई भी काव्य या कोई भी नाटक, कोई भी उपन्यास, कोई भी निबंध, कुछ भी विधा अगर वो लिखता है तो उसकी व्यक्तित्व की झलक उस लेखन में अवश्य हमें दिखाई देती है। तो ये जो छायावाद है, छायावाद के जो 4 कवि मैंने आपको बताए, इनको छायावाद का आधार स्तंभ कवि हम कहते हैं। और छायावाद का एक दूसरा नाम जिसको प्रसुमन काल भी कहा जाता है, जो फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको बताया था, प्र से प्रसाद, से सुमित्रानंदन पंत, न से निराला और मैं से महादेवी वर्मा। अब इसके बाद जब छायावाद में कवि उन कल्पनाओं की ऊंची उड़ान में खोने लगा, जब वो प्रकृति में इस तरह खो गया कि जो सामाजिक समस्याएं, जो भूखमरी, जो गरीबी, बेरोजगारी, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हम कल्पना में कितने दिन जी सकते हैं, कल्पना के बाद हमें हकीकत से भी सामना करना पड़ता है। तो एक दूसरा कवियों की एक शाखा निकली, एक दूसरी धारा निकली जिसको प्रयोगवाद कहा गया। कवियों ने नए नए प्रयोग साहित्य में करना प्रारंभ कर दिया। पहले जो उपमाएं फूलों से, कलियों से, बादलों से, तारों से, प्राकृतिक उपमानों से दी जाने लगी थी, वो उपमाएं अब रोज़मर्रा की चीज़ों से, जिसको सामान्य लोग भी जानते हैं, जिसको कोई भी व्यक्ति पढ़कर ये महसूस कर सकता है, तो उससे क्या हुआ कि साहित्य की भाषा बदली, साहित्य के उपमान बदले और नए नए प्रयोग उसमें होने लगे, जिसमें हम अज्ञे को प्रमुख कवि मानते हैं, प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक मानते हैं, या ये कह सकते हैं कि प्रयोगवाद में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए
वो अज्ञे ने किए, हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञे, इनका ये पूरा नाम है अज्ञे का। तो इस तरह प्रयोगवाद में भी आगे चलकर फिर धाराएं बटी, लेकिन वो काफ़ी गहन विषय है तो आपके इतना अभी काम का नहीं है। बाद में प्रयोगवाद के बाद आई प्रगतिवाद, और प्रयोगवाद और प्रगतिवाद इन दोनों, जैसे निराला जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला छायावाद के कवि भी हैं, निराला प्रयोगवाद के कवि भी हैं और निराला प्रगतिवाद के कवि भी हैं। इन्होंने आपने इसमें फर्स्ट ईयर में एक कविता पढ़ी होगी निराला की, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, कि एक मजदूर महिला है वो पत्थर तोड़ रही है इलाहाबाद के पथ पर, पेट और पीठ मिलकर दोनों एक है, वो बूढ़ा लकुटिया टेक चल रहा है। तो इन सब में किसका चित्रण है? गरीबी का चित्रण है, बेरोजगारी का चित्रण है, हमारे देश की आर्थिक और जो गरीब लोगों की जो स्थितियां हैं उनका चित्रण है। तो ये प्रगतिवाद आया। फिर यहाँ उपमान बदले, कुंवर नारायण, कवि दुष्यंत, आपके जो सिलेबस है उसमें छायावाद भी है, उसमें प्रयोगवाद भी है, उसमें नई कविता भी है, उसमें प्रगतिवाद भी है। आधुनिक काल के जो सारी 4-5 धाराएं हैं वो सब आपके सिलेबस में है, इसलिए थोड़ा थोड़ा परिचय आपको इनका भी होना चाहिए। उसके बाद आई नई कविता जिसमें उपमान नए हैं, जिसमें नए नए प्रयोग किए गए हैं, जो छोटी छोटी कविताएं हैं, 2-2, 3-3 लाइन की भी कविताएं हैं जो, और जिनमें इस तरह से कविता की गई कि वो गद्य लगती है, पद्य नहीं लगती। तो उसका एक नया प्रयोग, एक नई कविता, इस तरह से हम कहते हैं। तो ये नई कविता, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, ये सब आधुनिक काल या आधुनिक जो काव्य धारा, इसमें पुरानी काव्य धारा, मध्य काव्य धारा, नई काव्य धारा, ये सब चलती है। 1900 से 1925 को हम एक कालखंड मानते हैं, फिर 1925 से 1950 तक हम एक कालखंड मानते हैं। इस तरह से इनको भागों में बांट दिया गया ताकि अध्ययन करने में हमें सुविधा हो। तो जब हम, आपने बुल्ले शाह का नाम भी सुना होगा, जो संत कवि कश्मीर के हैं और इनका काफ़ी साहित्य कश्मीरी साहित्य है, लेकिन जो कबीर का स्थान हिंदी साहित्य में है वही स्थान बुल्ले शाह का कश्मीरी साहित्य में है। और जब ये साहित्य एक दूसरे से दोस्ती करते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे का जब गहन अध्ययन किया जाता है तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि वो जो प्रिय है, वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा सबके लिए एक है। और वो, उसने उदाहरण दिया है कवि ने कि जब वो बारिश करता है तो वो धनवान के महल को भिगो दे और गरीब की झोपड़ी को वो छोड़ दे, ऐसा वो नहीं करता। तो ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति ईश्वरमय है, इसमें सब जगह ईश्वर है। और महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं, कबीर भी यही कहते हैं, बुल्ले शाह भी यही कहते हैं कि करुणा, अगर हम में करुणा है तो हम किसी और व्यक्ति के प्रति दुर्व्यवहार या नफ़रत या कह दें कि उसके साथ हम गलत व्यवहार करें, ऐसा संभव नहीं है। जब करुणा हर जगह नज़र आने लग जाती है, जब करुणा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो धीरे 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 व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचकर सबके बारे में सोचने लग जाता है। तो साहित्य हमें क्या देता है? साहित्य हमें करुणा देता है, साहित्य हमें मानवीयता देता है, साहित्य हमें जीने की एक राह देता है, साहित्य हमें निस्वार्थ भी बनाता है। साहित्य को अगर हम बहुत गहराई के साथ अध्ययन करें या बहुत गहराई के साथ उसको समझें, पढ़ें, तो साहित्य बहुत ही रुचिकर विषय है। और साहित्य को जब हम गहनता के साथ पढ़ते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है, हम सब में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तो धीरे 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 हम उन कमियों को सुधारने का प्रयास करते हैं, अगर हम उस साहित्य को मन से पढ़ते हैं तो। बाकी साहित्य पढ़ने के लिए पढ़ना और नंबर लाने के लिए पढ़ना, वो दोनों एक अलग चीज़ हो जाती है। खैर, ये थोड़ा इतर विषय हो गया है।
तो ये जो प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद, छायावाद, ये सब आधुनिक काल की काव्य धाराओं के नाम है और इन सब के कवि आपके सिलेबस में है। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आधुनिक काल जिसका विकास हम मानते हैं 1900 से अब तक, जो भी काव्य रचनाएं अब की जा रही है वो सब आधुनिक काल में आती है। तो मैं समझती हूँ शायद आपको थोड़ा बहुत परिचय या थोड़ी सी जानकारी आधुनिक काल के बारे में हो गई होगी कि आधुनिक काल का समय क्या है, आधुनिक काल की धाराएं कौन कौन सी है, आधुनिक काल की विधाएं कौन कौन सी है और उनके प्रमुख कवि कौन है। जिस तरह भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीर, मीरा, सूरदास, तुलसी, रहीम, विद्यापति आदि रहे, उसी तरह से आधुनिक काल के जो कवि हैं वो मैंने आपको बताए। 4 कवि छायावाद के, उसके बाद प्रयोगवाद आता है अज्ञे, उसके बाद आता है प्रगतिवाद निराला, बहुत सारे कवि हैं, दुष्यंत हैं, कुंवर नारायण हैं। और इसी तरह से आपने एक नाटक भी देखा होगा भीष्म साहनी का, टीवी पर आता था, तमस, वो भी एक आधुनिक काल की रचना थी। तमस के ऊपर विवाद भी हुआ, रोक भी लगी, लेकिन जब इसको दिखाया गया, एक जजों की जो कमेटी बनी उसको दिखाया गया, तो उसमें निर्णय किया गया कि तमस को दिखाया जाना चाहिए। तो आधुनिक काल का जो साहित्य है, प्रेमचंद को भी हम आधुनिक काल में ही लेते हैं। प्रेमचंद ने जो साहित्य लिखा, प्रेमचंद का गोदान आपने पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसमें 3-3, 4-4 व्यक्तियों का व्यक्तित्व, या ये कहें कि 3-4 धाराएं एक साथ चलती है। उसमें आधुनिकता भी है, उसमें परंपरा भी है और उसमें निम्न वर्ग भी है और उसमें मध्यम वर्ग भी है और उसमें उच्च वर्ग भी है। तो सारे लोगों की जो सोच, सारे लोगों का क्रियाकलाप और किस तरह से वो संघर्ष करते हैं इस समाज से या जीवन से, अपनी मान्यताओं से, अपनी विचारधाराओं से। उसमें गोबर और झुनिया भी है, उसमें मालती और सक्सेना भी है। तो उसमें बहुत सारे पात्र हैं जो आपको जीवंत लगते हैं और आपको लगता है कि हाँ, ये सब तो होता है, ये सब समाज में है। तो प्रेमचंद जीवन के लेखक थे, उन्होंने वो सब चीज़ें हमारे सामने लाकर हमें दिखाई जो हम देखते थे लेकिन कभी उनके ऊपर गौर नहीं करते थे, या कह दें कि कभी हमको उन समस्याओं ने कचोटा नहीं। विधवा विवाह, बाल विवाह और बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनसे छोटी उम्र की लड़कियों की शादी कर देना, ये सारी चीज़ें आपके एक उपन्यास है निर्मला, वो भी इसी समस्या को लेकर लिखा गया है। तो निर्मला आप लोग खरीद लीजिए और उसको पूरी तरह आप पढ़ लीजिए। उसकी विशेषताएं, निर्मला का उद्देश्य और उसके जो चरित्र हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं या उनकी चारित्र्यगत विशेषताएं मैं सब आपको बता दूंगी, पर उपन्यास आपको खुद को पढ़ना है और बड़ा अच्छा उपन्यास है। निर्मला नाटक भी आता था टीवी के ऊपर, अगर आपको याद हो तो वो सारी उधेड़ बुन, एक स्त्री के मन में चलने वाली द्वंद्व, ये सब हमको प्रेमचंद के साहित्य में देखने को मिलता है। इस तरह से आधुनिक काल में उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, कविताएं सब आपको मिल जाती है और ये सब बड़ी ही परिष्कृत और समृद्ध परंपरा के रूप में हमें आधुनिक काल में मिलती है। धन्यवाद।